याद रखिए परीक्षा में पूछा जाता है कि वात्सल प्रेम के सबसे बड़े कवि कौन हैं, तो सूरदास। पहले पद में माँ यशोदा बड़े प्यार से कोमल और मीठी आवाज में अपने बालक कृष्ण को जगाती है, इससे माँ की ममता और स्नेह दिखता है। और दूसरे पद में नंद बाबा की गोद में बैठे श्री कृष्ण कुछ खाते हैं और कुछ गिरा देते हैं, इससे पिता का प्रेम और दुलार दिखाई देता है। इस तरह सूरदास जी के दोनों पद में वात्सल रस का सुंदर वर्णन है। पहले में माँ और बेटे के बीच का, दूसरे में पिता और बेटे के बीच का। तो हम यहाँ कह सकते हैं सिर्फ माँ नहीं, माँ पिता है ना, यानी कि माँ पिता के साथ में मेरे बच्चे पुत्र का कह सकते हैं। जो प्रेम होता है वो वात्सल्य प्रेम है। चलिए लिख पाएंगे तो बताओ। यस गुरुजी लिख देंगे तो प्यारा प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए जल्दी से कि गुरुजी हम लिख देंगे। पेपर में अगर पूछा गया सवाल कि सूरदास रचित पठित पाठ के आधार पर सूर के वात्सल्य वर्णन, वात्सल्य प्रेम का वर्णन, वात्सल्य वर्णन की विशेषता कीजिए। जो उन्होंने वात्सल्य प्रेम का विशेषता है, तो पहले पद में भी उन्होंने माँ और बेटे के बीच प्यार दिखाया है, दूसरे पद में पिता और बेटे के बीच प्यार दिखाया है, जो दोनों किसको दर्शाता है, दोनों वात्सल्य प्रेम को दर्शाता है। बच्चों मैं तो एक बात बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं, अगर हिंदी का पेपर जिस दिन हुआ और अगर मेरे स्टूडेंट से हिंदी का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो समझिए सबके लिए बच्चों क्वेश्चन कठिन है। अगर मुझसे नहीं बन, अगर मेरे विद्यार्थी से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो समझिए सबके लिए कठिन है, सबके लिए कठिन है। ठीक है, चलिए एक विद्यार्थी जी कह रहे हैं गुरुदेव मैथ का क्लास फिर से होगा क्या? आज हम लोग 2 क्लास अच्छा खासा ले लिए हैं, बाकी आपके लिए हम कंटेंट बना रहे हैं। मैंने आपको बोला है कि हम कंटेंट बना रहे हैं, एक साथ हम आपका 100 शॉर्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, 500 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों, और कल हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, तो इसके लिए बहुत सारा कंटेंट मुझे बनाना है। तो अभी हम लोग नहीं लेंगे, पर मॉर्निंग से क्लास शुरू कर देंगे बच्चों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला हमारा है तुलसीदास। बताइए इस कविता में क्या हुआ था, थोड़ा सा भी अगर आपको याद है तो बताइए कि जो तुलसीदास के पद हैं इस कविता में क्या हुआ है। एक बार कमेंट बॉक्स में कोई बता सकते हैं? बताओ सर BMP 7 कटिहार आइएगा, बिल्कुल कोशिश करेंगे आने का। कृपया बताइए कि इसमें क्या हुआ था। इस कविता में अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि इस कविता में मेरे बच्चे, इस कविता में जो हुआ है इस कविता में क्या हुआ है। इस कविता में जो तुलसीदास जी हैं वो प्रभु श्री राम से, है ना, प्रभु श्री राम से अपनी सीता माता से अपनी विनती सुनाते हैं, सीता माता को अपनी विनती सुनाते हैं और कहते हैं कि मेरी बात जो है प्रभु श्री राम तक पहुंचा दीजिएगा। तो पहले वाले में जो पहला पद है उसमें तो यही कहते हैं सीता माता को कि मेरी बात प्रभु श्री राम तक पहुंचा दीजिएगा, और दूसरे पद में स्वयं सीधा प्रभु श्री राम से कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरा शरीर असहाय है ना, और आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए, और मैं भूखा हूँ, मैं भक्ति का भूखा हूँ, मुझे भक्ति का सुधा पिलाइए, भक्ति रूपी अमृत पिलाइए। बच्चों तैयारी का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कोई भी चैप्टर अपने मन में लीजिए। क्या आप लोग कभी ऐसा करते हैं? मैं जब स्टूडेंट था तो मैं क्या करता था कि कोई भी चैप्टर अपने मन में, जैसे मैं सोने के लिए गया बिस्तर पर, तो सोते मैं सोचता था कि मान लो कि हमारा पहला चैप्टर है मान लीजिए हिंदी में हमारा पहला चैप्टर है बातचीत। तो बातचीत चैप्टर का मुझे क्या याद है, जितना कुछ याद है हम उसको रिवीजन करते थे। अगर दूसरा चैप्टर उसने कहा था तो उसने कहा था चैप्टर के बारे में जो भी याद है अपने मन में ही रिवीजन करते थे। बच्चों पढ़ाई सिर्फ टेबल पर बैठकर या कॉपी कलम से नहीं होती है, पढ़ाई तो एक मन की स्थिति है, आप मन में कर सकते हैं। आपको ITF चैप्टर मैथ के स्टूडेंट हैं, ITF में हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, आंख बंद करके आप बोल सकते हैं। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो मेरी तरह ऐसा करते हैं? एक बार हाथ उठाकर बताओ कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी ऐसा करते हैं, खाली जहां बैठे हैं मन में सोचते हैं अच्छा हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये होता है, लॉन्ग क्वेश्चन ये होता है, या कविता विता को अपने मन में रिवीजन करते रहते हैं। कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कभी ऐसा करते हैं? हाथ उठाओ। परीक्षा के टाइम में, है ना, परीक्षा के टाइम में ये बहुत कारगर साबित होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो, है ना। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी चैप्टर है, आप एक बार बैठ करके लिखिए मत, कॉपी कलम खोल के रखिए, पर बैठ के सोचिए कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। और जितना आपको याद हुआ, मेरे एक गुरुजी थे, बहुत बूढ़े हो गए थे गुरुजी,
वो कहते थे कि जितना समझ में आया उतना ही पढ़ाई हुआ, बाकी सब फालतू चीज है। तो कोई भी चैप्टर में जितना पढ़ाई आपका हुआ है, मतलब जितना आपको याद है, जितना समझ में आया उतनी पढ़ाई है, बाकी सब तो आपके लिए फालतू है। तो इस चैप्टर के बारे में जो कुछ आपको याद है समझिए उतना ही पढ़ाई हुआ है, बाकी सब हरि कीर्तन है, फालतू चीज था, कुछ नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन को परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा कि तुलसीदास के पद, हाँ है ना, पद शीर्षक कविता का सारांश या भावार्थ लिखिए। तो लिखना है पद शीर्षक कविता में तुलसीदास माँ सीता से कहते हैं, हे माते, कभी उचित अवसर पाकर, कभी उचित मतलब सही समय पाकर मेरे प्रभु को मेरी याद दिला देना, मेरी करुणा भरी कथा जरूर सुना देना। मैं सब प्रकार से गरीब हूँ, अंगहीन हूँ, दुर्बल हूँ, मलिन हूँ और पापियों का पापी हूँ। प्रभु का नाम लेकर ही मैं पेट भरता हूँ और प्रभु की दासी यानी सीता का भी मैं दास हूँ। मेरी सारी दशा को बताते हुए मेरा नाम भी बता देना। जब प्रभु मेरी दास्तां सुनेंगे तो मेरी बिगड़ी भी बन जाएगी। हे जगत जननी, आपको अपने जग के वासियों की सहायता करनी होगी। मैं तो प्रभु का नाम लेकर गुणगान गाकर भव सागर उतर जाऊंगा। तो यही आपको लिखना है बच्चों, यही आपको लिखना है। हो पाएगा तो जल्दी से यस लिखिए और उस दिन परीक्षा में जाने से पहले एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। मेरी सलाह आप लोगों को यही होगी। अगला सवाल है बच्चों कि पठित पाठों के ना पठित पदों के आधार पर तुलसीदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए, है ना। तुलसीदास की जो भक्ति की भावना है उसका परिचय दीजिए। तो लिखना है तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वे अपना दुख प्रभु से स्वयं न कहकर माँ सीता से कहलवाते हैं कि मैं सब तरह से गरीब हूँ, अंगहीन हूँ, दुर्बल हूँ, मलिन हूँ और पापियों का पापी हूँ। प्रभु का नाम लेकर ही मैं पेट भरता हूँ। प्रभु तो दीन बंधु हैं, दीनों पर दया करना ही उनका चरित्र है। प्रभु मुझे इस भव सागर से और दुख भरी पीड़ाओं से जरूर पार उतारेंगे। तो यही उनकी भावना है मेरे बच्चे, यही उनकी भावना है। पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। उन्होंने जिस तरह से अपनी भक्ति को दर्शाया है, जिस भावना से उन्होंने भक्ति को दर्शाया है, वही बच्चों यहाँ पर लिखना है आपका। हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो प्यारा सा दिल भेजिए कि गुरुदेव हम कोशिश जरूर करेंगे, हम जरूर इसको लिखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट बच्चों, अब अगला हमारा चैप्टर है छप्पय। आप लोगों को याद होगा इस चैप्टर में क्या हुआ है। पहली बात, इस चैप्टर के कवि कौन है आप मुझे बताइए। छप्पय चैप्टर के कवि कौन है, आप लोग ट्रिक से भी याद किए होंगे कि छप्पर पर नहा धोकर दास बैठे हैं, अर्थात नाभा दास जी इसके कवि हैं। और आपको ये भी पता होगा नाभा दास जी इस चैप्टर के अंदर दो अति महत्वपूर्ण जो कवि हैं, एक है बच्चों, एक है हमारे कवि तो नहीं कह सकते हैं, एक हमारे सूरदास जी के विषय में, है ना, सूरदास के विषय में ना, एक मेरे बच्चे सूरदास के विषय में, और दूसरा किसके विषय में, दूसरा हमारे जो हैं क्या नाम है, कबीरदास जी। सूरदास जी और कबीरदास जी के विषय में उन्होंने अपने इस छप्पय में बताया है। दो है ना, सूरदास ही है ना, हाँ, सूरदास जी के बारे में, और दूसरा क्या नाम है, दूसरा कबीरदास जी के बारे में बताया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि देखो सूरदास जी की जो सूरदास की रचना है, सूरदास के जो पद होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उसमें प्रेम दिखता है उसमें मतलब उनकी विशेषता बताया है, उनकी रचना की विशेषता बताई गई है। और कबीरदास जी के बारे में ये कहते हैं कि कबीरदास जी जो हैं एक ऐसे संत हुए हैं जो कभी भी मतलब मुख देखकर बात नहीं करते थे। हिंदू है तो ऐसे बात करेंगे, मुस्लिम है तो ऐसे बात करेंगे, नहीं, वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक जैसे बात करते हैं। कहते हैं मेरे बच्चे, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर। तो कबीरदास के ना तो इस दुनिया में कोई दोस्त हुए हैं, ना ही कबीरदास के कोई दुश्मन हुए हैं। तो बच्चों समझ गए ना, ओवरऑल कोई भी कविता के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्या एग्जैक्टली बच्चों यही हुआ है इस कविता के अंदर, क्या एग्जैक्टली यही हुआ है? एक बार यस लिखना अगर टाइम मिले लिखने का तो, कि यस गुरुजी शायद यही हुआ है। आइए बच्चों देखते हैं, लिखा गया है एकदम, यहां से एक ही क्वेश्चन अभी तक में पूछा गया है, बस एक क्वेश्चन, कि छप्पय कविता का सारांश लिखिए। आपको लिखना है कि छप्पय कविता नाभा दास के द्वारा रचित है,
नाभादास सगुण उपासक राम भक्त कवि थे। उनकी भक्ति राम भक्ति से थोड़ी अलग थी। इस कविता में दो छप्पे हैं। पहला छप्पे में कहा गया है कि बिना भक्ति के धर्म अधर्म के समान होता है। बिना भक्ति अगर कोई धर्म करे वो अधर्म के समान होता है। योग यज्ञ व्रत दान सभी भजन के बिना व्यर्थ होता है। और दूसरे छप्पे में कहा गया है कि सूरदास की रचनाएं चमत्कार और प्रेम से भरा होता है। उनका वचन और वाणी प्रेम रस से भरी होती है। उनकी कविता को सुनकर सभी आनंदित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले में कबीरदास जी के विषय में आप लाइन जोड़ भी सकते हैं कि उन्होंने इस छप्पे में कबीरदास जी और सूरदास जी के विषय में लिखा है, जहां कबीरदास जी की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि कबीरदास जी का ऐसा मानना है कि जो धर्म जिसमें भक्ति नहीं है वो धर्म अधर्म के समान होता है। चाहे आप कितना भी योग कर लें, यज्ञ कर लें, व्रत कर लें, दान कर लें, अगर आप भजन नहीं करते हैं तो वह आपका धर्म नहीं होता है। फिर वो कहते हैं कि सूरदास की जो रचनाएं होती हैं, सूरदास की रचनाओं की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि सूरदास की रचनाएं चमत्कारमय होती हैं, प्रेम से भरी होती हैं। उनके वचन और वाणी में प्रेम का रस भरा होता है और उनकी कविता को सुनकर सभी आनंदित हो जाते हैं। लिख पाएंगे बच्चों? जल्दी बताओ है ना। मेरे विद्यार्थी जी कृपया बताइएगा, क्या आप लोग लिख पाएंगे? हाँ गुरुदेव, लिख पाएंगे छप्पे के विषय में। तो हर कविता के बारे में देखो, एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता है ना, कुछ रट्टा नहीं मारना है। हर कविता का नाम लिखिए और अपने आप से पूछिए कि मुझे इस कविता के बारे में क्या पता है ना, मुझे इस कविता के बारे में क्या पता है ना। गुरुजी, कब्र पर वो रोना है ना, कब्र पर वो रोने आए हैं, हमसे प्यार है ये कहने आए हैं, जब जिंदा थे तो रुलाया बहुत था, अब आराम से सोए हैं तो जगाने आए हैं। अरे भाई क्या शायरी लिखते हो आप लोग। क्या शायरी लिखते हो भाई, ताली होना चाहिए आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ठीक है ना, चलो बच्चों बहुत बढ़िया। चलिए, लॉन्ग आंसर कितने अंकों के आसपास लिखना है प्लीज? अंक नहीं, कितने शब्द में लिखना है ये बोलिए। वहां पर लिखा होता है, जो शब्द सीमा है वो 150 के आसपास लिखा होता है। आप शब्द सीमा को देख लेंगे, वहां शब्द सीमा लिखा होता है और 150 शब्द पूरे हो जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में हमें अपने मन से लिखने की भी कुछ आज़ादी होती है। और परीक्षा हॉल में तो ये बोला जाता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो आप कभी भी इस बात से ना घबराएं कि अगर हम किताबी भाषा में न लिखकर अपने शब्दों में लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कम होंगे। हम ऐसे ऐसे टॉपर्स को जानते हैं जिन्होंने पूरा अपने शब्दों में लिखा है। आदर्श कुमार 2024 के टॉपर थे, सेकंड रैंक पूरे बिहार के। मैंने उनकी कॉपियां पढ़ी थी, मैंने उनसे क्वेश्चन लिखवा के भी देखा था। वो लगभग आंसर खुद से लिखते थे अपने मन से। तो जो समझ में आया वो आपको लिखना है। चलिए अगला बच्चों, कवित चैप्टर में आपको बताना है कि कवित चैप्टर में एग्जैक्टली क्या हुआ था। और मेरे बच्चे बताइए इस चैप्टर में क्या क्या था। सबसे पहली बात कि कवित चैप्टर के कवि कौन है, अपने आप से पूछिए तो आपका जवाब आएगा। कवित चैप्टर मैंने ट्रिक से बताया था, कविता गया भूसा में, यानी इसके जो कवि हैं वो हैं भूषण, है ना। भूषण कवि ने इस कविता में 2 महापुरुषों के विषय में लिखा है। वो 2 महापुरुष कौन कौन से हैं? पहला महापुरुष अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा वीर शिवाजी हैं, वीर शिवाजी के विषय में लिखा है। और मेरे बच्चे दूसरा अगर हम देखें तो महाराज छत्रसाल, है ना, महाराज छत्रसाल के विषय में लिखा है। वीर शिवाजी में वीर शिवाजी की तुलना बहुत लोगों से की है, जहां पर अगर हम देखें तो सूर्य की किरणों से हुई है, शेर से हुई है, प्रभु श्री राम से हुई है, कृष्ण से हुई है, बहुत लोगों से, बहुत सारे लोगों से वीर शिवाजी की तुलना हुई है। और बताया गया है कि जिस प्रकार से ये सभी जिस प्रकार से जो मतलब शेर होते हैं वो जंगल का राजा होता है ना, वो हाथियों का मस्तक फाड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो शिवाजी थे ये मुगलों पर बहुत मतलब मुगलों पर भारी पड़ते थे। दूसरे में महाराज छत्रसाल के तलवार के विषय में, है ना, महाराज छत्रसाल के तलवार के विषय में वर्णन करते हुए लिखते हैं कि महाराज छत्रसाल की जो तलवार है वो बहुत ही तीक्ष्ण है, महाप्रलयंकारी है। एक बार ऐसी जब इनकी तलवार चलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली माता बच्चों काली माँ को भोग चढ़ाने के लिए दुश्मनों को काट रही हो। जब आपको ओवरऑल इतना पता होता है किसी कविता के बारे में तो क्या आपको इसके सारांश को लिखने का डर रहेगा? बताओ।
अगर आपको इस किसी भी कविता के बारे में अगर पता है तो क्या आपको सारांश को लिखने में डर रहेगा? बोलो यस और नो। तो निसंदेह बच्चों नो, आप कहेंगे नो सर। अगर किसी बच्चे को किसी कविता के बारे में पता है कि इस कविता में हमने क्या पढ़ा है, तो एग्जैक्टली आपको कभी भी लिखने में डर नहीं होगा। और कोई भी रट्टू तोता बन के परीक्षा मत देना। रट्टू तोता नहीं भाई, याद करके लाइन बाय लाइन याद करके रखने से कोई फायदा नहीं है, मेरी बात को मानिए। मेरा एक सब्जेक्ट था, मेरा एक दो सब्जेक्ट में मुझे पूरे मार्क्स मिले हैं, है ना। मुझे 10th में भी एक आध सब्जेक्ट में 100% मार्क्स मिले हैं, पूरे मार्क्स मिले हैं। और 12th में भी बच्चों मुझे एक सब्जेक्ट में तो 100% मार्क्स मिला था। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मुझे 12th में और 10th में एक एक सब्जेक्ट दोनों में ऐसा था जिसमें मुझे पूरे 100% मार्क्स मिले हैं। तो मैं कभी याद करता हूं कि आखिर मैंने उन एग्जाम मतलब वो जो सब्जेक्ट था उसमें मैंने क्या खास किया था। तो मुझे याद आता है कि मैंने कुछ खास नहीं किया था, बस मैंने कॉपियां बहुत अच्छे से लिखी थी, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैंने लिखा था, ज़्यादा कट कुट नहीं किया था। और एकदम बच्चों मैंने जितना मुझे आता था और फिर अपने मतलब कि अपने से अच्छे से बना बना करके मैंने लिखा था, ठीक है, ऐसा नहीं। तो मुझे समझ आता है अगर बच्चे बढ़िया से लिखें तो उनको 100% मार्क्स भी उन्हें आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब बच्चों ये 5वां नंबर कविता में एग्जैक्टली क्या हुआ है। कहते हैं कि पहला कवित का भावार्थ या सारांश लिखिए। तो पहला कवित में शिवाजी के विषय में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों लिखेंगे इस कवित में वीर रस का वर्णन है, जहां कवि भूषण शिवाजी महाराज की वीरता और पराक्रम का वर्णन करते हुए कहते